नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नुपुर शर्मा जी ने जो स्टेटमेंट दिया था इस्लाम के लिए, उसकी वजह से बहुत सारा इस्लामिक सेंटिमेंट हर्ट हो गया है। एंड इसके खिलाफ बहुत सारे इस्लामिक कंट्री ने इंडिया को इंटीमेट किया। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि क्यों इंडिया के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है इस्लामिक कंट्री से। तो इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग केस के बारे में थोड़ा सा ग्लिम्स ले लेते हैं। एंड यहाँ पे हुआ यह है कि बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा जी ने कुछ स्टेटमेंट दिया जो कि इस्लामिक सेंटिमेंट को हर्ट करता है, ऐसा उन कंट्रीज का कहना है। एंड देश के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी का कहना है। बट लेट्स फोकस हियर कि जो नुपुर शर्मा जी ने कहा वो भले किसी कम्युनिटी के किसी पार्ट को हर्ट करता हो, लेकिन ये एक स्टेटमेंट पर्टिकुलरली अब कुछ लोगों का कहना ये होगा कि वो जब स्टेटमेंट हर्ट करता है तो वो ब्लास्फेमी, जैसे कि अब ब्लास्फेमी एक ऐसा लॉ है जो कि ज्यादातर हर एक जगह पे यूज होता है माइनॉरिटी को परेशान करने के लिए। जैसे कि पाकिस्तान में जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको डोमिनेट करने के लिए, सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है ब्लास्फेमी का। उनके ऊपर इन कानूनों को लगाकर उनको बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश किया जाता है। एंड वही चीज यहाँ पे है कि अगर यहाँ पे तो नुपुर शर्मा जी ने धर्म के खिलाफ कुछ भी कहेंगी तो इन्हें बंद कर दिया जाएगा। लेकिन फिर कहाँ जाता है आपका फ्रीडम ऑफ, ये इनके ऊपर एक्शन लिया जाना बीजेपी के द्वारा ये सही इसलिए माना जाएगा क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर होते हुए ये किसी धर्म का मजाक उड़ा रही है। ये इस बात के लिए हो सकता है क्योंकि बहुत ही बड़ा पोस्ट को होल्ड करती हैं, तो ये इनके लिए गलत चीज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बात ऐसी है, एज ए पर्सन इन्होंने जो भी कहा इनका पर्सनल व्यू ओपिनियन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इनके पास इतना बड़ा जब पोस्ट है तो इनको कुछ भी चीज संभल के बात करना चाहिए। एंड इनका एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल पोस्ट एंड रिप्रेजेंटेशन है। एंड अगर आप बात कर रहे हैं, इनको बहुत सारा डेथ थ्रेट्स भी मिला है, अगर आप बात कर रहे हैं ना इस तरह से, तो मेरी क्लास का 30-40% बच्चों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमेशा इस टाइप की बात करते हैं। वो भी हमेशा इस्लाम की प्रॉब्लम्स और इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये मैं फोकस बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि उनका इंटेंशन रिफॉर्म करना होता है या फिर प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट करना होता है। इस चीज के ऊपर मैं नहीं करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि अगर ब्लास्फेमी लॉ को बहुत ही अच्छा से इंप्लीमेंट किया जाए, बहुत सारा प्रथा जैसे कि सती प्रथा, दहेज प्रथा, ये सारे प्रथाओं को कभी बंद कराया जा सकता था क्या? नहीं। आज तक महिलाएं जलती रहती चिता पे। क्यों? ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि किसी ने हमारे धर्म के खिलाफ आवाज उठाया और तभी हम लोगों ने उसमें जाके इंप्रूव किया। अगर कभी कोई अपना प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करना बंद ही कर दे तो हम लोग कैसे इंप्रूव करेंगे किसी भी चीज में? इस चीज को पॉइंट आउट करते रहना जरूरी है। एंड हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। करीब 10 से 15-16 कंट्री ने खेद जताया फॉर द स्टेटमेंट सी गेव एंड दे वांट द लीगल प्रोसीजर अगेंस्ट हर। बट इन माई प्रिंसिपल उन्हें लीगल कोई भी लीगल प्रोसीजर की तरफ तो उन्हें नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच भी एक चीज होता है। एंड इंडिया के अंदर हेट स्पीच के लिए पर्टिकुलरली कोई फॉर्मल लॉ नहीं है। बैन करना चाहिए, बिल्कुल भी बैन करना चाहिए उन लोगों को जो डायरेक्टली हिंसा भड़काते हैं, तो उनको बैन करना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हुए ये देखेंगे कि यहाँ पे जो भी कंट्री ने खेद जताया वो सारी कंट्री पर्टिकुलरली गल्फ कंट्री है, जो कि अगर हम वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो एशिया के अंदर में वेस्टर्न पार्ट में आप देखेंगे वो जो कंट्री है जो अफ्रीका और एशिया के बॉर्डर पे आती हैं, वो कंट्रीज हैं जो पर्टिकुलरली रिवॉल्ट कर रही हैं। कंट्रीज जैसे कि अब यहाँ पे गल्फ कंट्री, तो गल्फ कंट्री कौन कौन है? यहाँ पे सऊदी अरेबिया, ये सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, कुवैत, इराक, जॉर्डन, ये सारे ही कंट्री गल्फ कंट्री, ईरान, दीज आर ऑल गल्फ कंट्री। तो मूविंग ऑन हम बात करते हैं कि क्यों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों इसका बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा ऐसा कंट्री है जो कि बहुत ही ज्यादा रिसोर्स रिच कंट्री है, जिसके साथ हमारा बहुत ही अच्छा रिलेशन पहले रह चुका है। वो कंट्रीज जैसे कि ईरान, जिसके साथ हमारा बहुत ही अच्छा रिलेशन रहा पहले। कंट्रीज जैसे कि कतार, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा गैस है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा ट्रेड के लिए फायदेमंद है। और यहाँ पे इंडिया का बहुत ही अच्छा रिलेशन रहा है सारे गल्फ कंट्री के साथ। बहुत ही इन कुछ सालों में इंडिया का बहुत ही अच्छा रिलेशन हो गया गल्फ कंट्री के साथ। अब सऊदी अरेबिया से रिलेशनशिप है ऑयल एंड गैस का इंपोर्ट के लिए एंड ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा। एंड यहाँ पे दो एडिशनल रीजन भी है कि बहुत सारे इंडियन काम करते हैं वहां पे, बहुत सारे इंडियन काम करते हैं। एंड वो जो वहां पे काम करते हैं उसकी वजह से बहुत सारा रेमिटेंसेज आता है, बहुत सारा पैसा आता है देश में, जिससे कि हम लोगों को पर्सनली बहुत ज्यादा फायदा होता है। और यहाँ पे हम आगे डिस्कस करते हैं कि कितना जो ट्रेड है वो इंडिया और इन कंट्री के बीच में होता है। जब हम इस चीज को देखते हैं तो यहाँ पे जितने भी कंट्रीज है अभी आने वाले सालों में 1996 से यहाँ पे ओमान और इंडिया का मैप देखिए, तो यहाँ पे ट्रेड रेशियो बढ़ते ही जा रहा है। यहाँ पे कमी का बात है ही नहीं। ओमान, कुवैत, ब्राहन, हर एक कंट्री से हमारा ट्रेड बढ़ते ही जा रहा है। यूएई, ये सभी देश का नाम है, यूएई, ब्राहन, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतार, कुवैत, ये सारे देश हैं जो कि बहुत ही बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया के लिए, और बहुत ही बड़ा वास्ट पोटेंशियल रखता है इंडिया का इन्वेस्टमेंट पार्टनर बनने के लिए भी। ऐसा कंट्री है जिसके पास बहुत ही ज्यादा ऑयल है, गैसेस है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ट्रेड के लिए, इंपोर्ट के लिए।
एंड अगर इसमें देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएई जो है इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जो कि 29 बिलियन एक्सपोर्ट होता है वहां से इंपोर्ट होता है 45 बिलियन। यूएई के अंदर आप देखिए 72 बिलियन जो है टोटल ट्रेड का अमाउंट है, यूएसए और चाइना से पीछे है, लेकिन वो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है क्योंकि 6.6% इंडिया का ट्रेड यूएई के साथ होता है। एंड यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं सऊदी अरेबिया के पास, तो सऊदी अरेबिया से हम लोग का 42.9 बिलियन ट्रेड होता है नियरली, जो कि है हम लोग का फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। टोटल 7% ट्रेड होता है इसके साथ। क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा रिसोर्स है, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करने वाले इराक के बारे में, और इराक जो है हमारा फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एंड वो अकाउंट करता है 34.3 बिलियन डॉलर की ट्रेडिंग पार्टनर का शेयर है उसके पास हमारे साथ। एंड यहाँ पे कतार जो देश है उसके साथ 15 बिलियन डॉलर, जो कि 14% ऑफ इंडिया टोटल ट्रेड है। एंड वहां से हम लोग का बहुत ही बड़ा नेचुरल गैस का इंपोर्ट होता है, जो कि अकाउंट करता है इंडिया का 41% ऑफ टोटल नेचुरल गैस का इंपोर्ट का। एंड यूएई दूसरा है नेचुरल गैस के इंपोर्ट में, जो कि 11% है। और अब हम बात करते हैं कि इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट करता है वो एक्चुअल में कितना है, न्यूमेरिकली वो अमाउंट है कितना। तो वो 84% ऑयल का जो भी डिमांड है वो एक्चुअली इंपोर्ट से ही पूरा करता है। एंड जो भी गल्फ कंट्री है नियरली 60% अकाउंट करता है। एंड इंडिया टोटल 42 कंट्री से ऑयल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज इंपोर्ट करता है, लेकिन 27 कंट्री गल्फ के अंदर है उसका। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं, इंडिया के लिए लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इराक 2021 से 2022 के लिए, जिसमें वो 9 से 22% तक ऑयल इंपोर्ट हम लोग इराक से करते हैं, 17 से 18% तक सऊदी अरेबिया से करते हैं। कुवैत और यूएई जो है वो अभी भी बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है हम लोगों के लिए। ईरान जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है हमारे लिए, एंड इसका शेयर थोड़ा सा नीचे गया है 1% के करीब। एंड अगर हम नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं तो रिमिटेंसेस का अमाउंट भी बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वहां पे जो हमारे देश के व्यक्ति काम करते हैं वो कुछ पैसा यहाँ पे भेजते हैं, अब उन्हीं पैसा को हम लोग रेमिटेंसेस कहते हैं। तो उससे हमारा बहुत ही बड़ा इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। तो वो जो अमाउंट है हमारा 2020 के लिए जो था वो 83.15 बिलियन डॉलर था, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है। एंड यहाँ पे अगर आप देखते हैं थोड़ी सी और गहराई से, तो इन्हीं कुछ सालों में करीब 32 मिलियन डॉलर और बढ़ गया, तो 13.4 मिलियन लोग वहां पे रहते हैं। एंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इंडियन डायस्पोरा के लिए, वो एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है रेमिटेंसेस का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि 50% ऑफ टोटल 69 बिलियन डॉलर रेमिटेंसेस जो है वो हम लोगों को यूएई और इन्हीं अरेबियन कंट्री से आता है। एंड अगर हम देखते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जी का क्या रिलेशन है, तो जितना भी इस्लामिक कंट्रीज है, जितना भी अरेबियन कंट्रीज है, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता है नरेंद्र मोदी जी का। एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा रिलेशन हो गया अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आने के बाद। तो अगर हम देखते हैं इनका रिलेशन, तो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही ज्यादा स्पेशल फोकस किया है इस रीजन के ऊपर, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल एरिया है, और इसका रीजन ये भी है। एंड अभी जो है पैलेस्टाइन, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारी कंट्रीज जो हैं एक्सीलेंट रिलेशनशिप मेंटेन करती हैं इंडिया के साथ। एंड मोदी जी ने अलग अलग जगह पे बहुत ही बार गए भी हैं, एंड मोदी जी ने बहुत ही बार अलग अलग जगह पे विजिट भी किया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अच्छा रिलेशन हम लोग का मेंटेन होते आ रहा है। यूएई में 2015, 2018, 2019 के अंदर वो गए थे। एंड यहाँ पे वहां की अबू धाबी के जो प्रिंस है वो आए थे 2017 और 18 में यहाँ पे। मोदी जी कतार और ईरान 2016 में गए थे, सऊदी अरेबिया 2016, 2019 के अंदर, 2018 के अंदर वो गए थे जॉर्डन, पैलेस्टाइन, ओमान एंड यूएई। बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट पैलेस्टाइन टेरिटरी ऑफ रामल्ला। अब पैलेस्टाइन एक डिस्प्यूटेड एरिया है जो कि इजराइल के अंदर है, वहां पे विजिट करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। तो बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगाया जा रहा है वहां पे रिलेशन अच्छा करने के लिए। एंड किसी एक चीज की वजह से हमारा रिलेशन खराब हो जाए तो ये सही नहीं होगा। तो इसके लिए भी मोदी जी ने एंड उनके गवर्नमेंट ने बहुत ही इसको फॉर्मली एंड मैच्योरली इसको हैंडल किया, एंड वो सारे देश ने भी समझा है इन चीजों को। मोदी जी जो है ग्रैंड मॉस्क ऑफ अबू धाबी गए थे 2015 के अंदर में, सुल्तान काबूस ग्रैंड मॉस्क मस्कट के अंदर में जो है वहां पे 2018 में गए थे। तो इन विजिट की वजह से भी बहुत अच्छा रिलेशन हमारा हो गया है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है वीडियो। इस वीडियो के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।